और में है ये आगे इसमें आप सामने आके बोल दो ना। हमारे मुंबई में भी बड़े बड़े नेता बैठे हैं मुस्लिम, क्यों कोई बीच में नहीं आया बोलने के लिए? क्यों कोई खड़ा नहीं हुआ? कह रहे वारिस पठान को किस तरह से तुमने डिटेन किया? वो तो हिजाब बैन के प्रोटेस्ट में जा रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट में जा रहे थे, क्यों तुमने किया? हमने तो शिवसेना का गढ़ आदित्य ठाकरे की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैंने किया था, मुझे वहाँ पे डिटेन किया। हम तो डरते नहीं किसी के बाप से भी, मगर ये पूरे एक्सपोज हो गए। आज मुंबई में बच्चा बच्चा पूरे महाराष्ट्र में नहीं देश भर से मुझे फ़ोन आ रहा है, वारिस भाई हम आपके साथ खड़े हैं। और उनके सामने ये कथाकथित जो मुसलमान सेक्युलर की लीडरशिप की दुआई देते थे पूरे एक्सपोज हो गए। उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ मजलिस के नेशनल स्पोक पर्सन वारिस पठान साहब हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव चल रहा है, AIMIM कितनी मजबूत मानते हैं, कितनी सीटें AIMIM जीतेगी, और साथ ही जो है अभी डॉक्टर अयूब साहब से जो है गठबंधन हुआ है और उस पर बात करेंगे। वारिस साहब, आज जो है आप अयोध्या के भैलसर में आए, यहाँ पे आपने रुदौली विधानसभा पे कैंपेनिंग की, किस तरह का माहौल दिखा आपको? माहौल तो बहुत अच्छा है। आप इतने वक्त से देख रहे हो, हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे यूपी में, लोगों ने अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, लोगों का जमावड़ा है वो आप पब्लिक रैलीज पे देख लो, डोर टू डोर कैंपेनिंग में देख लो, या जहाँ जहाँ भी असद साहब जाते हैं कैंपेनिंग करने तो लोग अपनी मोहब्बत से नवाज रहे। तो ये तो दर्शाता है साफ के उत्तर प्रदेश की आवाम ने मजलिस को अपनाया है, मजलिस से मोहब्बत कर रही है। अच्छा, ये कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने बहुत सारे लोग आते हैं, मगर वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। कहते हैं कि बंगाल में भी बहुत सारी भीड़ आई थी, मगर वो वोट नहीं डाला उसने। क्या उत्तर प्रदेश में लगता है आपको ऐसा होगा? नहीं, इंशाल्लाह यकीन है मुझे अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह लोगों के दिलों में मोहब्बत भी डालेगा और लोग हमको दुआओं से नवाजेंगे। और चुनाव है, जनता जनार्दन है, जनता वोट देगी। क्या आज तक देखो जनता के पास 70 साल में कोई विकल्प नहीं था। सपा को दे दिया, BSP को दे दिया, कांग्रेस को दे दिया। आज उनके पास एक विकल्प के तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है जो काम करने में मानती है। हम ये चाहते हैं कि जब हमारा विधायक जीत कर जाए ऐवान असेंबली में तो वो जो लोगों के मुद्दे वो उठाए, वहाँ पर खामोश चुप न रहे। और मजलिस का काम ही और वर्क इज़ आवर आइडेंटिटी, हर जगह आप देखते हो। तो हमको यकीन है कि इस मरतबा हमको अच्छी दुआओं से नवाजेगी उत्तर प्रदेश की। जो इस चुनाव में देखा गया कि समाजवादी पार्टी मुसलमान बड़े बड़े चेहरों को साइडलाइन कर रही है, चाहे उसमें अरशद खान हो, इमरान मसूद हो, या इस विधानसभा पे जहां आप आए हैं वहां अब्बास जैती जो है सपा में थे तो उनको टिकट नहीं दिया गया। तो क्या समझते हैं कि क्यों ये जो है समाजवादी पार्टी साइडलाइन कर रही है? कि ये भाजपा हो या समाजवादी पार्टी हो, ये दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आज अखिलेश को आप सवाल कर लो हिजाब के ऊपर तो बोलते मुझे आवाज़ नहीं आ रहा है, जबकि उनको 19% मुसलमान जो उत्तर प्रदेश का है उसका वोट चाहिए, इक़्तिदार में आना है। और यही तो वजह है ना कि आज तक मुस्लिम एम्पावरमेंट यहाँ पर नहीं हो सका, और हम चाहते हैं कि मुस्लिम एम्पावरमेंट हो। जब एक 7% वाला यादव जीत कर चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो क्या 19% में ऐसे मुसलमान कोई नहीं जो जीत कर उप मुख्यमंत्री बने? अच्छा लीडर तैयार हो तो हम लीडरशिप तैयार करने आए हैं, यहाँ पर लोगों को एम्पावरमेंट करने आए। लोगों के मसले मसाइल इतने सारे हैं, आप देखिए कि एजुकेशन की फील्ड में क्या क्या मुसलमानों का कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ये तो इनका जो चेहरा है पूरे देश देख रहा है आज की तारीख में कि समाजवादी किस तरह से काम कर रही है। और जो अभी रिसेंट मुद्दा है कर्नाटका का भी, वहाँ पर भी आपने देखा हिजाब का इतना बड़ा इशू हो रहा है, मगर खामोश, ज़ुबानों पे ताले लग गए। इनकी ज़ुबान से मुसलमान वर्ड निकलता ही नहीं है। और हम तो आप देखा है कि अपने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ गठबंधन किया है। कुशवाहा साहब हमारे कन्वेयर है, अयूब साहब भी ज्वाइन किए अभी हमको। तो हमको यकीन है कि लोग हमारी तरफ आएंगे और हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को उत्तर प्रदेश में कामयाबी मिलेगी। अच्छा, कहा जाता है कि मुसलमान जो है वो लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं, मगर देखा गया है पिछले कुछ समय से कि कभी सुल्ली डील्स का मामला आता है, कभी हिजाब का मामला आता है। तो इस तरीके की जो है मुसलमान जो है लड़कियों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए साहब, हम तो चाहते हैं कि हमारी भी जो बहनें हैं उनके सर पर हिजाब हो, एक हाथ में किताब हो, संविधान हो, कलम हो, एक हाथ में कुरान हो, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, राज्य का अपने देश का नाम रोशन करे,
एक अच्छी एडवोकेट बने, अच्छी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और एक दिन इंशाअल्लाह ताला हिजाबी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने। हम तो ये चाहते हैं। मगर हिपोक्रेसी तो वहाँ देखो ना भाजपा की। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक के वक्त कहा था कि मुसलमान महिलाएं मेरी बहन है, मगर वहीं पर जब सुल्ली डील बुल्ली बाईस आया, हमारी कितनी मुस्लिम पत्रकारिता जो थी महिलाएं, उनके फ़ोटो डाल दिए गए सोशल मीडिया पे, ऑक्शन कर दिया गया, खामोश रहे। आज हिजाब का मुद्दा चल रहा है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने चालू किया, जहाँ पर भाजपा की सरकार है। इतने बरसों से पहन रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। तो अचानक से भाजपा ने ये मुद्दा को लाया, वहाँ पर एक जेव निकाल दिया कि आप कॉलेज में हिजाब नहीं पहन सकते। मोदी जी खामोश हैं, इस पर भी कुछ नहीं बोल रहे। तो हम तो चाहते हैं कि हमारी बच्चियाँ पढ़े। अगर मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अगर आप बेटी को इजाज़त नहीं दोगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई करने की, तो हमारी बेटियाँ कैसा पढ़ेगी? तो ये तो इनकी हिपोक्रेसी है, पूरा देश देख रहा है, जुमला है पूरा के पूरा, खामोशी है उनकी तरफ से। तो और ड्रॉप आउट रेट आप देखिए मुसलमानों में कितना है, ख़ास तौर से लड़कियों में। बिटवीन 3 to 25 ईयर की जो लड़कियों, NSO का डाटा है, उसके अंदर एजुकेशन क्या है इनका। तो अगर आप ऐसे ही एजुकेशन नहीं और आप पढ़ने नहीं दोगे, आगे बढ़ने नहीं दोगे, तो किस तरह से महिलाएं हमारी बहनें आगे बढ़ेगी? तो ये सरकार को सोचना चाहिए। तो अब लेकिन जनता ने सब समझ लिया है कि जुमले अब नहीं चलेंगे, सब झूठ और सिर्फ हिपोक्रेसी और जुमले हैं। अच्छा, कहा जा रहा है कि हिजाब का जो मसला है वो कर्नाटक का मसला है, मगर ओवैसी साहब जो है उसको यूपी में बार बार बोल कर जो है यूपी में हिंदू मुसलमान पर राजनीति करना चाहते हैं। देखिए, संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको दिया, वो संविधान सिर्फ कर्नाटक में लागू नहीं होता, पूरे देश भर में लागू होता है। और संविधान ने हमको अधिकार दिया है फ्रीडम ऑफ चॉइस का। उसी संविधान ने हमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हमको अधिकार दिया है। वहाँ पर आर्टिकल 14, 15, 19, 21, 25, 29 हमको ये बताता है कि मेरे फंडामेंटल राइट क्या है, और ये मेरा एक एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन है हिजाब पहनना, तो क्यों नहीं मैं पहनूं? तो और स्कूल और कॉलेज में जाने से संविधान सस्पेंड तो नहीं हो जाता, संविधान तो सब तरफ चलता है। मगर असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा भाजपा लेकर आई। लोग भाजपा से सवाल कर रहे थे बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल गैस के बारे में, उनके पास जवाब नहीं था। लोग भाजपा से सवाल कर रहे थे बेरोज़गारी जो बढ़ गई है उत्तर प्रदेश में। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दे देंगे, जबकि करोड़ों लोगों का रोज़गार उत्तर प्रदेश में छीन लिया गया। युवा परेशान हो गया, युवा के पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, खाने पीने के वांदे, वो सवाल कर रहा है, मोदी जी के पास सवाल नहीं है। किसान भाई हमारे धरने पे बैठे, 700 से ज़्यादा किसानों की जानें चले गई मोदी के रॉन्ग फैसले की वजह से। बाद में आके माफ़ी मांगा, आप बिल वापस दिया। उनका जो 700 जानें चले गए उसका जिम्मेदार कौन? मोदी जी। तो ये तमाम मुख्तलिफ और सारी चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए ये लोग ये कर रहे हैं। हम तो विकास की बात कर रहे हैं, हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, और जो लोगों के सही मुद्दे वो लेकर जा रहे हैं हम सबके सामने, वो मुद्दे सामने पेश कर रहे हैं। तो वो ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। उनका कुछ नहीं होना है, लेकिन जनता को पता है क्या हो रहा है। जनता को सब पता है कि योगी की ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी की वजह से उत्तर प्रदेश में क्या हाल हो गया। योगी ने कहा था उत्तर प्रदेश से क्राइम रेट ख़त्म हो गया, सारे माफियाओं को उठा के हमने जेलों में डाल दिया, सलाखों के पीछे डाल दिया, बुलडोज़र चला दिया। तो मैं पूछना चाहूँगा कि जब मेरे पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर हमला हुआ, वो कौन लोग थे? वो कहाँ से आए थे? किसने रेडिकलाइज किया था उनको? और यही नहीं बात रुकती है साहब, भाजपा का हमने तो पहले से कहा था कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है ये, क्योंकि वो जो लड़के पकड़ा है उन्होंने बयान दिया पुलिस को कि हम 3-4 मरतबा रैलियों में गए मगर हमको कोई मौका नहीं मिला, उस दिन हमको मौका मिला तो हमने ये एक्ट कर दिया। तो ये एक साजिश के तहत किया गया था। अब साजिश किसने रचा? तो हम तो बोलेंगे, हमको लग भी रहा है कि जब देख रहे हैं कि हम भाजपा का उत्तर प्रदेश का नेता वहाँ जाता है वो 2 आरोपियों के घरों पे, और वहाँ जाकर बोलता है कि वो तो बेकसूर है। अरे तो फिर कौन कसूरवार है? किस तरह की आप राजनीति कर रहे हैं? किस तरह से बेकसूर हो गए? और अमित शाह बोलते पार्लियामेंट में खड़े होकर कि हमको Z कैटेगरी देने की बात हो रही है। और इसलिए सदर साहब ने कहा ना कि मुझे A कैटेगरी का शहरी बनाइए, मुझे Z कैटेगरी की सिक्योरिटी नहीं चाहिए। तो ये बीजेपी का मुखड़ा है, आप देखिए सामने।
तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बीजेपी चाहती है कि एक जो वॉइस ऑफ वॉइसलेस है, जो लोगों की बातें पब्लिक के सामने लेके आ रहे, सरकार से आंखों में आके डाल के बात कर रहे, वो कहीं ना आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। मगर हमारे सदर साहब ने देखा, डरे नहीं, उन्होंने दिखा दिया फ्लावर नहीं फायर हूँ मैं, झुकने का नहीं है, डरने का नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे दिन निकल गए ना रैली में, आ गए। आज भी हम घूम रहे हैं पब्लिक के बीच में, कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोग मोहब्बत से नवाज रहे हैं हमको। तो मजलिस डरने घबराने का नाम नहीं है, मगर इस तरह की जो वाहियात बातें करते हैं ना, उनको उनके गिरबान में झांकना चाहिए और सोचना चाहिए कि कौन पोलराइज कर रहा है। जो वारिस साहब आपने जो है ओवैसी साहब पर हमले की बात कही, तो वहीं से एक चीज़ निकल के आ रही है कि उस वक्त जो है बहुत सारे समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता और कांग्रेस के वो ये कह रहे थे कि ये प्री प्लान था, ये जो है करवाया गया था, इस तरह की बात सोशल मीडिया पर हो रही थी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है। पुलिस में जो बयान दिया आरोपी, वो लोगों ने देखा नहीं, वो सुना नहीं। आरोपी खुद बोल रहा है कि मैंने 3-4 मरतबा रैकी की थी जगह की, और उस दिन मुझे मौका मिला हमको तो हमने फायरिंग कर दिया। भाजपा के नेता जा रहे हैं उनके पास मिलने, उनको वकील प्रोवाइड किया जा रहा है, हर तरह की उनको एड दी जा रही है कि नहीं अच्छा है आप करिए। तो ये सब क्या दर्शाता है? ये क्या प्लान होता है क्या? ज़रूरत क्या है हमको प्लानिंग करने की? ये तो सामने सामने पब्लिक के सामने, मगर ये सपा ओपा सबकी क्या है, पैरों तले ज़मीन खसक गई है। उनको समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अब उनको भी टाटा बाय बाय कर दिया, कुछ होना नहीं है। मजलिस के 7 लोग हैं, तो क्या बोले ओवैसी के खिलाफ, तो ये आ गए। अरे अगर मुझे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस किसी से है, और जो डेमोक्रेटिक कंट्री में आप और मैं रहते हैं, एग्री टू डिसएग्री, ये डेमोक्रेसी का पिलर है। संविधान इजाज़त देता है। आज मेरी आपसे इख्तिलाफ होगा, हमारे एक दोनों की आइडियोलॉजी नहीं मिलती होगी, तो अगर मैं आपके खिलाफ सवाल करता हूं या मैं सरकार के खिलाफ सवाल करता हूं, तो क्या मुझे गोली मार देंगे? आप गोली चला देंगे हमारे पे? तो ये जो सरकार की जो नीतियां हैं, ये एक्सपोज हो चुकी है पूरी सबके सामने। अभी आपको महाराष्ट्र में जो है हिजाब वाले मामले पर डिटेन किया गया था, तो वहाँ तो कहा जाता है कि वहाँ तो सेकुलर सरकार है। अब यही तो मैंने आपको क्या कहा इसके पहले सवाल में, कि भाजपा, एसपी, कांग्रेस, बीएसपी, जो जितने भी ये है ना, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है। हमारी जो एमआईएम की लेडीज़ विंग है, उसने मुंबई में एक जगह पर एक प्रोटेस्ट आयोजित किया था हिजाब के बैंड पे, जो कर्नाटका में हुआ हमारी बहनों के साथ, सॉलिडरिटी दिखाने के लिए कि हम बहनें आप फिक्र मत करो, हम भी आपके साथ खड़े हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट होना था, वो कर रहे थे। मुझे बुलाया था, वारिस भाई आप आएंगे? मैं बोला बिल्कुल मैं आऊँगा, मेरी बहनों के साथ मैं खड़ा रहूँगा। तो हम तो जाके वहाँ दंगा तो नहीं करने वाले थे, हमने तो पीसफुल प्रोटेस्ट करने की बात रखी थी। हमने तो एडिशनल सीपी से बात किया था कि ठीक है साहब, कोई स्लोगनरिंग नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम जाके खाली बैठेंगे, एक मैसेज हम देंगे कि भाई हम हिजाब के फेवर में है, हिजाब इज़ आवर फंडामेंटल राइट, और हम संविधान के दायरे में रहकर पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। आपको मुझे सबको अधिकार है प्रोटेस्ट करने का। मुझे सुबह सुबह में मेरे घर पे पुलिस आ गई, 12-15 पुलिस मेरे घर में आ गई। मैंने कहा क्या हुआ भाई? वारिस भाई वहाँ जाने नहीं देंगे। अरे क्यों नहीं जाने देंगे? 144 का नोटिस दे दिया, 149 दे दिया, साइन किया। बोला मैं जाऊँगा। तो बोले किस तरह जाना है आपको? बोला मैं 1:30 बजे निकलूँगा, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के वहाँ पहुँच जाऊँगा 1 घंटे में। अब ठीक है, मैं तैयार हुआ, जाने लगा। तो मुझे बोला ठीक है। नीचे मुझे गाड़ी के अंदर आपने देखा किस तरह से लेके चले गए। 6-7 घंटा मुझे पुलिस स्टेशन में बिठा दिया गया, मुझे डिटेन कर दिया गया, मुझे जाने नहीं दिया गया। तो मैं सवाल कर रहा हूँ आपके माध्यम से भी, महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश भर में जो मुसलमान नेता सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मैं तो सवाल करता हूँ कि आप हिजाब बैन के फेवर में है या अगेंस्ट में? आप सामने आके बोल दो ना। हमारे मुंबई में भी बड़े बड़े नेता बैठे हैं मुस्लिम, क्यों कोई बीच में नहीं आया बोलने के लिए? क्यों कोई खड़ा नहीं हुआ कि अरे वारिस पठान को किस तरह से तुमने डिटेन किया? वो तो हिजाब बैन के प्रोटेस्ट में जा रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट में जा रहे थे, क्यों तुमने किया? हमने तो शिवसेना का गढ़ आदित्य ठाकरे की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मैंने किया था, मुझे वहाँ पे डिटेन किया। हम तो डरते नहीं किसी के बाप से भी, मगर ये पूरे एक्सपोज हो गए। आज मुंबई में बच्चा पूरे महाराष्ट्र में नहीं देश भर से मुझे फ़ोन आ रहा है, वारिस भाई हम आपके साथ खड़े हैं। और उनके सामने ये कथाकथित जो मुसलमान सेक्युलर की लीडरशिप की दुआई देते थे, पूरे एक्सपोज हो गए, पूरे एक्सपोज हो गए। किसी के मुंह में, इनके मुंह में दही जम गया है, कोई आवाज़ निकालने को तैयार नहीं है, बात रखने को तैयार नहीं है। इनको सत्ता प्यारी है,
कुर्सी से मोहब्बत है इनको, इक़्तिदार से मोहब्बत है, मगर इनको जब हम पर बात आ गई, हमारे हिजाब पे बात आ गई, हमारे फंडामेंटल राइट पे बात आ गई, हमारे संविधान के जो अधिकार छीने जा रहे उस पे बात आ गई, तो खामोश बैठ गए। सब याद रखा जाएगा, भूलेगी नहीं जनता। सब चीज़ का जवाब जनता बैलेट से भी देना जानती है, संविधान के दायरे में रहकर, और जनता देगी जवाब इनको इस मर्तबा। मेरा कसूर क्या था? मैं गया प्रोटेस्ट के लिए, सपोर्ट करने के लिए, आप मुझे जाने तक नहीं दिए, क्योंकि ये महाविकास आघाड़ी को डर हो गया कि अगर ये लोग ने ये मुद्दा उठा लिया तो इनकी कुर्सियाँ चले जाएगी। अरे हम तो हर मुद्दे उठा रहे हैं भाई, पब्लिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आप किस तरह से रोक सकते हो? मगर अन्याय हुआ है ना मेरे साथ। आखिरी सवाल ये है, आप आज रुदौली में जो है डोर टू डोर कैंपेन की किस तरह का माहौल देख रहे हैं और आपके प्रत्याशी कितना मजबूत हैं, क्या ये चुनाव जीतेंगे? अफगान साहब बैठे हैं, आइए अफगान भाई। इंशाअल्लाह ये कैमरा दिखाओ अफगान साहब पे। इंशाअल्लाह 10 मार्च को रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। हम तो दुआ भी करते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं कि जीते, और मुझे यकीन है कि रुदौली की जनता इस मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को खूब दुआओं से नवाजेगी, और अल्लाह उनके दिलों में मोहब्बत डालेगा, और वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशियों को चुनेगी, और इंशाअल्लाह 10 मार्च को ये जाएंगे विधानसभा के अंदर इंशाअल्लाह। तो आज रुदौली में जो शेर अफगान है AIMIM के कैंडिडेट, उनके लिए वारिस पठान ने डोर टू डोर कैंपेन की। आपको क्या लगता है कि रुदौली विधानसभा से कौन जीतेगा? अपनी कीमती राय ज़रूर दें।